शुरू करते हैं ना। प्रोबेबिलिटी, ये जो प्रोबेबिलिटी पढ़ने चल रहे हैं हम लोग, ये क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी है ना। इसमें जो है आपको बेसिक जो है थोड़ा बहुत बातें पता होनी चाहिए। जैसे प्रोबेबिलिटी आपने 9th 10th से पढ़ना स्टार्ट किया है, 9th से, तो 9th से जब आपने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया तो आपने सिर्फ सिंपल सी बात पढ़ी कि प्रोबेबिलिटी अगर किसी इवेंट की निकालनी है तो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट फेवरेबल टू ई, कितने जो है कितने ऑब्जर्वेशन जो ई के फेवर में है ना, हाँ, अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। इसी टोटल आउटकम्स जो ये वर्ड होता है, इसी को क्लास 11 में बता दिया जाता है कि ये है सैंपल स्पेस। याद कीजिए अगर पढ़े हो तो, सैंपल स्पेस, टोटल जो आउटकम होता है इसी को बोलते हैं क्या, सैंपल स्पेस ना। सैंपल स्पेस के पार्ट को बोलते हैं इवेंट्स, इवेंट्स ना, जो इसका फेवर में आउटकम होता है, जिसकी बात करता है उसे बोलते हैं इवेंट। ये सिंपल सी बात हो गई। फिर इसी में जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये जो टोटल रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, आप कुछ कर रहे हो, मान लो कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हो, तो हेड 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 टेल हेड ना, ऐसे तमाम चीजें आती हैं जो आती हैं, पहले से बनाते हुए आए हो छोटे क्लासेस से, तो उनको हम बोलते हैं क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। और सारे एक्सपेरिमेंट को एक साथ काउंट कर लिया जाए तो जो हमारे पास पूरा बड़ा सा सेट बनता है, उस बड़े से सेट को क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। फिर इवेंट्स ना, फिर इसके बाद इसमें तमाम तरीके की बातें होती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, ये सब हमको 12th में पढ़ना है, ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज जो 12th में स्टार्ट होता है हमारा सिलेबस, वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नाम से क्लियर है। प्रोबेबिलिटी आपका पहले से जाना पहचाना वर्ड है, और जो कंडीशनल का वर्ड लग गया है मतलब किसी कंडीशन के साथ हो। जैसे एक कंडीशन जो है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई विथ गिवन एफ, विथ गिवन एफ ना, कोई इवेंट ई की अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें आपको एक इवेंट एफ दे दिया गया है, ठीक है, तो आप यहां सीधा सा निकाल देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सिंपल सी बात यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ, ई स्लैश एफ का सेंस क्या है कि ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि एफ दिया हुआ हो। अगर एफ दिया हुआ हो और ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो सिंपल सा काम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जो हमें 12th में पढ़ना है। ज्यादा फैलाते ना हुए सिमट के चलते हैं। तो देखिए जरा, प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती क्या है एक्चुअल में, पुराने क्लास पे आ जाइए। इवेंट की, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी अगर एफ की निकालनी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस बराबर आएगा ना, कट गया, आ गया क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो सीधा सीधा अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन की निकालनी है तो हमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाए, सॉरी सैंपल स्पेस नहीं, एफ ना, यस तो कट चुका है, ठीक है। तो ये बात है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी ना दी गई हो, सीधे नंबर ऑफ एलिमेंट मिल रहे हो, तो हम वहां से भी निकाल सकते हैं डिवाइड करके, और प्रोबेबिलिटी दी गई है तो प्रोबेबिलिटी से निकाल सकते हैं। तो जिस हिसाब से हमें दिया गया है उसी हिसाब से हम काम कर लेंगे। अब इससे रिलेटेड जो है, इसको निकालने के लिए 11th में आपने सेट थ्योरी से रिलेट करके कुछ प्रोबेबिलिटी में भी एक्स्ट्रा फार्मूले पढ़े थे। वो होता है प्रोबेबिलिटी अगर किसी ए यूनियन बी का निकालना है तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बात होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है तो क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेट थ्योरी में पढ़ रखा है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से भी हम काम पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कुछ जो है वो डिमाइवर थ्योरम जानते रहिए। क्या है डिमाइवर थ्योरम, ये भी काम आ सकता है आपके, बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा डिमाइवर थ्योरम। डिमाइवर थ्योरम का मतलब है कि
हाँ, ए यूनियन बी अगर रहता है उस पे होल कॉम्प्लीमेंट लगा है, कॉम्प्लीमेंट मतलब डैश लगा के रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, होल कॉम्प्लीमेंट। तो होल कॉम्प्लीमेंट जब ये ब्रैकेट ओपन होगा दोनों सेट पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लगेगा और यूनियन बदल जाएगा इंटरसेक्शन में। और अगर ऐसे है कि ए इंटरसेक्शन भी होल कॉम्प्लीमेंट है तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। ये डी वाइबर थ्योरम था ना, ये भी हमने 11th में पढ़ रखा है, सेट थ्योरी में पढ़ रखा है। अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी लग जाएगी तो सबके आगे प्रोबेबिलिटी लग जाएगी और सिंपल सा काम जैसे हमारा पहले होता था वैसे हो जाएगा। एक बात और आपने जो है 10th से ही पढ़ रखी है क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट ये दोनों मिलके क्या होते हैं, 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको नोट कर ले रहे हैं, आगे चल के काम आएंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1, होने की और ना होने की दोनों मिला के 1 हो जाएगा ना। और देखिए और काम की बात क्या है, प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है, मान लीजिए जो है सैंपल स्पेस की, सीधे सीधे पूरा सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है विद एनी गिवन कंडीशन यफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से जरा लिंक कीजिए, यस स्लैश यफ है ना, सैंपल स्पेस का कंडीशन यफ के साथ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस इंटरसेक्शन यफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ यफ बाय डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से ये बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ यस और यस इंटरसेक्शन यफ कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यफ यस इंटरसेक्शन यफ सैंपल स्पेस के साथ यफ जो है उसका एक पार्ट है तो वही कॉमन बनेगा ना, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ यफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, मतलब आ जाएगा 1। अगर प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है यफ स्लैश यफ तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ यफ इंटरसेक्शन यफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और यफ इंटरसेक्शन यफ में क्या आएगा, एफ ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये भी क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा काम है। जैसे अगर हमें निकालनी है मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी ऑन कंडीशन एफ, तो ये निकालना है अगर, तो आप कर दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन एफ के साथ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन एफ के साथ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंडीशन एफ के साथ। ये कुछ बातें हैं, कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, ये जो है आपके काम आने वाले हैं सवालों को सॉल्व करते टाइम ना। जो मेन बात है, मेन पॉइंट है, आप इसी को ध्यान रखेंगे क्या, कि प्रोबेबिलिटी ई स्लैश एफ का मतलब क्या हुआ, कि हमें इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑन गिवन कंडीशन एफ। हमें सवाल ऐसे पूछता ही है कि यह एक इवेंट गिवन होगा और दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, तो जो गिवन होगा उसे हम एफ मानेंगे बाद वाला, और जो जिसकी निकालनी है उसको हम पहले रखेंगे, फिर दोनों के इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी और यहाँ जो नीचे है वो आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा, एफ स्लैश ई अगर यहीं से लिखना चाहें तो किसी इवेंट एफ का प्रोबेबिलिटी विद गिवन कंडीशन ई, एफ इंटरसेक्शन ई और ई इंटरसेक्शन एफ एक ही बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखेंगे ना। तो बस यही सारी बातें ध्यान रखिएगा, और ये जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं ये पुरानी क्लास से रिलेटेड हैं, ऊपर के 3 इनको भी ध्यान रखिए, आपके प्रोबेबिलिटी के सवाल होते चले जाएंगे सारे के सारे। कुछ आपने पढ़ रखा है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है कब, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है कब, 10th में पढ़ रखा है, जब उससे और इवेंट हो ना, बिल्कुल फिक्स है कि इसके अलावा कुछ नहीं होगा तो उससे और इवेंट है। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी जो है किसी इवेंट की 0 हो, इसका मतलब क्या है, वो इम्पॉसिबल इवेंट है, और हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है ना। अब परसेंटेज में देखें तो 100% के अंदर ही रहेगी, 100% से ऊपर प्रोबेबिलिटी किसी की नहीं होगी। और इसमें बातें क्या होती हैं, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है ना, नेगेटिव में अगर प्रोबेबिलिटी लिखा है तो मतलब गलत लिखा गया है। तो ये सब जो है जानते रहिए। और कुछ बातें जैसे सैंपल स्पेस में कुल कितना एलिमेंट आएगा, जैसे मान लीजिए एक कॉइन एक बार फेंका गया तो क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी बनती है टोटल ना, तो सैंपल स्पेस में 2 एलिमेंट आएगा। 2 बार फेंका गया तो 2 गुणे 2 4, 3 बार फेंका गया तो, हाँ ऐसे ही जितनी बार फेंका जाएगा उतनी बार जो है
परमुटेशन का यूज करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो अपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ रखा है परमुटेशन चैप्टर में 11th में, उसको यूज करके हम बता देंगे। डाइस फेंकी जा रही है मान लीजिए, तो डाइस में क्या होगा, डाइस अगर एक बार फेंका गया तो 6 पॉसिबिलिटी, 2 बार फेंका गया तो 6 गुणे 6 36 पॉसिबिलिटी, 3 बार फेंका गया तो 216 पॉसिबिलिटी बनती है। तो सैंपल स्पेस में 216 एलिमेंट, और जितनी बार फेंका जाएगा ऐसे 6 बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे। एक सिक्का एक डाइस साथ में फेंक दिया गया, कंपाउंड इवेंट बना दिया गया, तो हाँ 6 गुणे 2 12 पॉसिबिलिटी बनेगी। सिक्के के पास 2 पॉसिबिलिटी है, उसके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाइए, काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगा दीजिए, आपका आ गया 12। और बना के भी देख लेंगे तो 1 के साथ हेड आए, 1 के साथ टेल आए, 2 के साथ हेड, 2 के साथ टेल, ऐसे 3 के साथ हेड, 3 के साथ टेल ना। तो जब भी जरूरत पड़ेगी हम उसी हिसाब से सारी बातों को नोट कर लेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जैसे दे दिया गया आपको 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बता दिया गया है ए यूनियन बी इक्वल टू 11/30, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 11/30। और आपको पता करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए। हाँ तो पहले ए स्लैश बी पता कर लीजिए, फिर बी स्लैश ए पता कर लीजिए। हाँ अब इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी निकालना है तो आपको सबसे पहली जरूरत क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए आपको यहां से लिंक अप कीजिए इसको ना। हाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है हमारे पास, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है 11/30 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इधर भेज दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इधर लेते आइए और 11/30 को इधर भेज दीजिए। 5 1 जा 5 प्लस 3 8/15 माइनस 11/30, डबल कर दीजिए इसका, कितना हो जाएगा 16/30, 16 में से 11 गया 5/30 मतलब 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/6। अब अगर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, तो ए स्लैश बी अभी हमने पढ़ा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया ही था 1/5, 5 पलट के एकदम ऊपर जाएगा 5/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए, अब आप बड़े बच्चे हैं, अगर आप कहीं से गलती से उत्तर आ रहा है 6/5 तो जान जाइए कि आपका उत्तर गलत आ रहा है ना। छोटे बच्चे रहते नहीं जान पाते कि उत्तर गलत आ रहा है सही आ रहा है, पीछे चेक करते हैं। एक से बड़ा आ जाए कॉमन सेंस लगा लीजिए ना, अपना कॉमन सेंस से काम चलता है। कॉमन सेंस लगा दीजिए कि हाँ गलत है तो फिर एक बार चेक कर लिया करिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 1/3, पलट के ऊपर जाएगा 3/6 मतलब 1/2। ठीक है, तो ये जो है अगर ऐसे आएगा तो कुछ कठिन तो है नहीं। फिर जब लैंग्वेज में बनता है, जैसे एनसीईआरटी में कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए एक क्वेश्चन है 2010 में पूछा गया है, प्रॉब्लम है आपकी, अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, a couple has 2 children, find the probability that both children are रहने दो। फर्स्ट मेल गिवन है क्या, given that at least one of them is male, at least one of them is male। और दूसरी बात है दोनों के दोनों फीमेल होने के प्रोबेबिलिटी बताइए। जब गिवन है कि एल्डर इज फीमेल, गिवन दैट
एल्डर इज फीमेल। बड़ा ना, ठीक है। एल्डर होता है, ओल्डर होता है ना। एल्डर का मतलब होता है सगा वाला बड़ा, और ओल्डर का मतलब होता है पितियाउत वाला बड़ा। पितियाउत, सगा पितियाउत होता है ना। तो देखिए अब यहां हमें जो है दो चीजें निकालनी है। पहली बात है कपल के पास दो बच्चे हैं, तो दो बच्चे होने में क्या क्या हो सकता है जो सैंपल स्पेस पॉसिबल है। बॉय बॉय, गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल, यही पॉसिबल है और कुछ नहीं है ना। हम पहले वाली सिचुएशन पे आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी पता करनी है दोनों के दोनों मेल हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रन आर मेल। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है उसको आप बना लीजिए ई। तो ई क्या है? बोथ चिल्ड्रन आर मेल। बोथ चिल्ड्रन आर मेल। अच्छा, तो मतलब ई में क्या क्या आएगा? बीबी, सिर्फ एक बात है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई 1। चलिए एफ, एफ वो होता है जो कंडीशन गिवन है कि क्या, कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज मेल। तो या तो एक होगा या तो दोनों के दोनों लड़के हो जाएंगे ना। एफ क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज मेल। वन ऑफ देम इज मेल। तो एफ में क्या क्या आ जाएगा? दोनों के दोनों हो सकते हैं या तो कोई एक, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ 3। हमें ई इंटरसेक्शन एफ अगर निकालना होगा तो उसमें क्या आएगा? बीबी आएगा 1, ठीक है। अगर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ, ई स्लैश एफ का क्या अर्थ हुआ? ई का मतलब है कि दोनों के दोनों चिल्ड्रन मेल हैं और कंडीशन क्या है कि कम से कम एक मेल। मतलब हमें ये पता करना है कि दोनों चिल्ड्रन के मेल होने की प्रोबेबिलिटी, जब ये पहले से ही पता है कि एक उसमें से मेल है, ये पहले से ही पता चल गया कि एक उसमें मेल है, तो फर्क पड़ेगा ना। दोनों चिल्ड्रन की मेल होने की प्रोबेबिलिटी तो सीधे निकालते तो होता था 1/4 ना। लेकिन ये अगर पहले से पता चल जाए कि उसमें से एक मेल है तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब कितना आएगा? 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 3/4, क्या आ जाएगा? 1/3। फिर दूसरा केस ऐसे है, पता करना है क्या कि फीमेल, दोनों के फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी। तो मतलब ई हम एक इवेंट बना ले जिसमें बोथ आर फीमेल। तो ई में क्या क्या आएगा? जीजी आएगा, ई में जीजी आएगा एक एलिमेंट। और यफ में जो है एल्डर इज फीमेल, बड़ी वाली लड़की है, तो जीजी में भी बड़ी वाली लड़की है और जीबी में भी बड़ी वाली लड़की है ना। बड़ा वाला बच्चा जो है वो बिटिया है। तो ई इंटरसेक्शन एफ में एक एलिमेंट आया और एफ में 2 एलिमेंट आया, तो क्या कर देंगे? 1/2। ई स्लैश एफ मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों की दोनों फीमेल हो और ये पहले से पता है कि बड़ी वाली फीमेल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। और दोनों के दोनों मेल हो और ये पहले से पता है कि एक उसमें से मेल है। हाँ, तो एल्डर इज फीमेल, एल्डर इज फीमेल, बड़ी वाली जो है वो लड़की है ना, जो पहला बच्चा, बड़ी मतलब जो पहले हो। अच्छा, हाँ, बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल, हमें वो पता करना है कि प्रोबेबिलिटी दोनों के दोनों बच्चे फीमेल हो। और ये गिवन हो गया कि बड़े वाले जो है, बड़ा वाला बच्चा जो है वो क्या है? फीमेल। तो बस ये निकाल दीजिए, आ गया। ठीक है, 2010 में पूछा गया है, सिंपल सा काम होता है, कोई कठिन काम तो है नहीं। बोले सर, ब्लैक एंड डाइस और रेड, हाँ वही समझ में। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 अगर एनसीईआरटी के पहले को देखेंगे 13.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10, तो वहां बोला क्या गया है कि एक ब्लैक डाइस और एक रेड डाइस को जो है फेंका गया है। ब्लैक डाइस और रेड डाइस, ब्लैक डाइस है, दूसरी डाइस कैसी है? रेड डाइस है।
ना, ठीक है, ब्लैक डाइस एंड रेड डाइस, ये दोनों चीजें हमने फेंकी। उसमें पहली चीज जो है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9, फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9, ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9, of obtaining sum greater than 9, given that black die resulted in a 5, given that black die resulted in a 5, in a 5। अब जरा देखिए, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है, सम 9 से ज्यादा आए ना, हमें प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि सम जो है वो 9 से ज्यादा आए, और हमें दिया क्या गया है कि ब्लैक वाली डाइस पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हम एक इवेंट ई बना लें, सम इज ग्रेटर देन 9, सम इज ग्रेटर देन 9, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, ग्रेटर देन 9। जरा देख लीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 5 4 6 ना, 6 4 6 6 ना, और 5 6 6 5, इसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा बस ना। यफ जो यफ वो कंडीशन जो दिया गया है, क्या गिवन क्या है, ब्लैक डाई पे 5 आया है, मतलब ब्लैक डाई रिजल्टेड 5, ब्लैक डाइस रिजल्टेड 5, ब्लैक वाली डाइस पे क्या आया है, 5 आया है। ब्लैक पहले नंबर पे है ना, पहले वाले पे 5 आया है, तो दूसरे वाले पे पता नहीं क्या आया हो, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ये हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी बनती है। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हुआ, का मतलब क्या हुआ, ई इंटरसेक्शन एफ का क्या मतलब हुआ कि सम भी 9 से बड़ा आए, सम भी 9 से बड़ा आए, और पहले वाले ब्लैक पे मतलब 5 भी आए, सम 9 से बड़ा आए, साथ में 5 भी आए, तो ऐसे तो 2 ही बातें हैं, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आया, 5 5 5 6, ठीक है। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम 9 से बड़ा आए, और ये ऑलरेडी गिवन है कि ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, मतलब हमें ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और एफ गिवन है, एफ गिवन है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, और एफ में कितने एलिमेंट हैं, एफ में कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हैं, आ गया 1/3, डायरेक्ट कर दिया है, प्रोबेबिलिटी नहीं लिखा इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट लिख दिया है, ठीक है। अभी इलस्ट्रेट करके दिखाया था ना कि प्रोबेबिलिटी जैसे है तो उसको रखेंगे, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कैंसिल हो जाता है, इसलिए ऐसी बात हो रही है। देखिए दूसरा क्वेश्चन उसी में पार्ट बी पूछ रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी पता करनी है सम 8 हो, एग्जैक्टली 8 वाली बात है, मतलब हमारे पास जो इवेंट ई बन रहा है उसमें क्या बनेगा, सम 8। सम 8 कब कब होगा, जब 4 4 होगा, जब 5 3 होगा, जब 3 5 होगा, जब 6 2 होगा, जब 2 6 होगा, बस। और कुछ हो सकता है क्या ना, अच्छा 7 1 भी तो हो जाएगा, 8 8 आना है, 7 1 भी तो हो जाएगा, वही उनसे पूछ रहे हैं, नहीं दो फेंकते थे तब पाव 12 आता था। यफ जो इवेंट बताया गया है वो क्या है, यफ जो इवेंट बताया गया उसमें क्या है, ब्लैक पे, रेड डाइस पे, रेड मतलब दूसरा वाला है, दूसरे वाले पे नंबर जो आ रही है वो 4 से कम आ रही है, दूसरे वाले पे नंबर 4 से कम आ रही है, पहले वाले पे चाहे जो आए ना,
हाँ मतलब 1 1 2 1 3 1 4 1, दूसरे वाले पे नंबर 4 से कम आनी चाहिए, 5 1 6 1, फिर ऐसे ही हाँ पहले वाले पे जो है 1 2, फिर 2 2, फिर 3 2, फिर ऐसे ही 4 2, फिर 5 2 6 2 ना, फिर 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3, सोच लीजिए तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 6 3, दूसरे वाले पे नंबर 4 से कम ही आनी चाहिए ना, रेड वाले पे नंबर 4 से कम होनी चाहिए, तब जो है अब बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा ना, 4 हो जाएगा, तो 4 से कम ही रहना चाहिए, तो सिर्फ इतना। अगर हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी सम 8 आए और विथ गिवन कंडीशन कि यफ में क्या हो, यफ जो है वो क्या है, दूसरे रेड वाले डाइस पे नंबर 4 से कम आए, तो आप करेंगे क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ, तो कितने एलिमेंट हैं ई इंटरसेक्शन एफ में, ये ना 2 बाई 18 मतलब 1 बाई 9, ठीक है। इस तरीके से जो है हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करते हैं। आगे देखिए बातें, हाँ देखिए एक खास क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी से, क्वेश्चन नंबर 15, अगर बुक हो तो देखिए तुरंत क्या है। बुक हो तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 13.1 से एनसीईआरटी में। तब भी पढ़ने बैठिए, किताब और कॉपी लेके बैठा करिए, कलम भी, गणित पढ़ने बैठे हैं ना, इतिहास पढ़ने नहीं बैठे हैं, ठीक है। हाँ बाद में जो है तैयारी करने वाले जो है अखबार पढ़ते हुए भी कलम कॉपी लेके बैठते हैं, आप तो गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर देखिए आगे जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, एक बार क्वेश्चन जो है लिख लेते हैं, क्या बोला गया है 15, हाँ कंसीडर करना है, कंसीडरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस। हाँ क्वेश्चन सुन लीजिए, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाई अगेन, एंड इफ नंबर एनी नंबर कम्स अप टॉस अ कॉइन। मतलब अगर आप डाइस फेंक रहे हो, बात सुन लिए, अगर आप डाइस फेंक रहे हो तो डाइस पे अगर मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो क्या कर रहे हो, फिर से डाइस फेंक रहे हो, और अगर कोई और नंबर आ जाती है तो सिक्का उछाल रहे हो, यही काम हो रहा है। तो पहले हमने डाइस फेंका है, तो सैंपल स्पेस में क्या हुआ, पहले डाइस फेंका गया, पूरा बना लेते हैं ना, सैंपल स्पेस में पहले आपने डाइस फेंका है, तो पहले हो सकता है 1 आया हो, अंशुल पहले 1 आया हो, तो जब 1 आया होगा तो क्या किए होगे, कॉइन टॉस किए होगे, तो मतलब आपका आ गया 1 के साथ हेड आ सकता है या फिर 1 के साथ टेल आ सकता है। जब आपका 2 आया हो तो 2 के साथ हेड आ सकता है, 2 के साथ टेल आ सकता है। जब आपका आया होगा 3, तो अब 3 का मल्टीपल आ गया ना, तो 3 का मल्टीपल जब आ रहा है तो आप फिर से डाइस फेंक रहे हो, सवाल फिर से पढ़ लीजिए। हाँ तो 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर जैसे ही आया 4 तो तुरंत 4 के साथ हेड या 4 के साथ टेल, 5 आया होगा तो 5 के साथ हेड 5 के साथ टेल, क्योंकि ये मल्टीपल नहीं है ना। फिर 6 आया होगा तो 3 का मल्टीपल है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये हो गया। मतलब कुल कितने बन गए 20, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यस है 20, ठीक। एक इवेंट ई बताया गया है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी बोला गया है उसी को आप ई बना लीजिए। क्या बोला गया है, कॉइन सोज अ टेल, ई बना लेते हैं, द कॉइन सोज अ टेल, कॉइन सोज अ टेल। तो ऐसे कितने हैं जिसमें कॉइन शो टेल शो कर रहा है, इसमें ऐसे कितने हैं, 1 टी है, 2 टी है ना, 4 टी है, 5 टी है, यही है।
दूसरा गिवन दैट से लिखा होगा, या कंडीशन विथ कंडीशन एटलीस्ट वन डाई हैज थ्री, एटलीस्ट वन डाई हैज थ्री। मतलब यफ में कौन कौन आ जाएगा, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 और 6-3। कम से कम एक डाइस पे 3 आए ना। ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आया, मतलब ईव का मतलब है कि क्वाइन पे टेल आए और डाइस पे कम से कम एक डाइस पे 3 आए, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब 5 ना, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन एफ 0। हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो है एक क्वाइन टेल दिखाए विद कंडीशन कि किसी पे 3 आया हो। अगर किसी पे 3 आया होगा ना, तो क्वाइन पे टेल आने का कोई चांस ही नहीं है। तो दोनों इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आगे चल के हम पढ़ाएंगे तो क्या हो जाएंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना। तो ऐसी सिचुएशन में आप करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में 0 एलिमेंट, एफ में 7 एलिमेंट आ जाएगा 0, ठीक है। मतलब कंडीशन के होने से कोई फर्क नहीं, ठीक। तो इसके जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जहां जहां से मिलते हो सब लगा डालिए, रो ना आते हो पूछ डालिए। फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, फिर उसके बाद बेस थ्योरम है ना, फिर रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी खत्म।